नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल 4 कॉम्पिटिशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। साथियों आज हम शुरू कर रहे हैं 2020 मैथ क्लास से 2020 मैथ क्लास का सेशन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। जो कि ये जो क्लास है, मैं आपको बता दूं कि ये यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, यूपी ट्रिपल पीटी हुआ या दिल्ली पुलिस हुआ या जो भी एग्जाम आ रहा है आपको, उसके लिए सफिशिएंट क्लास है ये। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इस क्लास का जो मोटिव है वो पूरे होल सिलेबस का क्या है, रिवीजन मात्र है। ठीक है, तो इससे क्या है, और ये जो क्वेश्चन है परीक्षाओं पर आधारित भी है और कुछ क्वेश्चन जो है परीक्षा में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो इसको चलते हुए और आगे जो पैटर्न है वो जो आ रहा है उसको लेते हुए कुछ क्वेश्चन आपको सामने लिए गए। इस क्लास में आपको एक से लेकर यानी हर एक चैप्टर से लेके एक ही क्वेश्चन लेके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको नोट ये करना है कि मेरे जो 20 क्वेश्चन में से कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, क्या मैं नया सीख रहा हूं, क्या मैं पुराना ही वो रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोग जो सेशन जो रहने वाला क्लास 6 है, और सेशन जो रहेगा वो काफी थोड़ा सा, जो अभी हमने जो पिछले 5 सेशन करे उससे थोड़ा सा लेवल अप क्यों हो रहा है, क्योंकि इस क्लास का जो सिस्टम है वो शून्य से शिखर की हो रहा है। यानी पहली जो क्लास थी बहुत नॉर्मल थी, फिर दूसरी का लेवल थोड़ा बढ़ा, तीसरी का फिर और बढ़ा, अब ये चौथी और पांचवी लगभग सेम थी। इसके बाद छठवीं क्लास का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि आप आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार और जोरदार रहने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चनों का लेवल है वो थोड़ा बढ़ के मिलेगा आपको। ठीक है, तो पर डे जो है क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप क्या आगे बढ़ता चलेगा। तो ऐसे ही आप क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो क्लास है सुबह डेली 8 बजे चलती है, तो 8 बजे आप बने रहें सभी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें। अगर आप इसी तरह से क्लास रेगुलर चाहते हो, लगता है कि हाँ हमें जरूरत है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अन्यथा यहीं छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ बच्चे चाहिए पढ़ने वाले और कोई नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है कि इफ ये डिजिट दे रखी इज एक्सटर्नली डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन जो बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए क्या है कि इंग्लिश के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रखा गया वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए रखा गया। ठीक है, तो बोला कि एक संख्या दे रखी है, इसमें एक दो कॉलम छोड़ रखे हैं ए के स्थान पर, हमें बताना है ए के स्थान पर क्या चीज आएगी जो संख्या 11 से डिवाइड हो जाए पूरी। तो मैं संख्या लिखता हूं यहाँ पे 7 3 8 ए 6 ए। ठीक है, तो हमारा डिवाइड किससे होनी चाहिए, संख्या पूरी डिवाइड होनी चाहिए 11 से। तो बेटा 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है, देखो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि इस क्लास का उद्देश्य ये भी है कि 20 क्वेश्चन कराना ही नहीं, साथ में उन 20 टॉपिकों को दोबारा से रिवाइज करना है। और जो नए नए कंसेप्ट आपके सामने रखूंगा वो भी बहुत बेहतरीन रखूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि शायद आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो भाई देखें कि आज की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपने पहले भी नहीं देखे होंगे। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से हैं वो आपको बने रहना। ठीक है, बता दी आपको। देखो 11 का रूल क्या कहता है, 11 रूल बोलता है कि जो हमारे सम और विषम पदों का जो योगफल है, सम और विषम पदों के योगफल का जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो सम पद और विषम पद का जो योगफल है उनका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। यानी 11 हो, 22 हो, 33 हो। देखो 7 यहां से देखो ऐसे लिख लो, जैसे समपद समझ लो, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो समपद क्या हो गया, सम यानी सम वाले ये आ गया, 6 और 4 आ गया, और 4 और 2 ये समपद आ गए। विषम पद क्या, 7 8 हो गया, 8 और 6 हो गए। ठीक है, तो 7 प्लस के 8 प्लस के 6, ये तो क्लियर आ गया आपका, कितना 7 8 15 15 6 21 हो गया। अब मुझे क्या लेना है, 3 ए और ए। ठीक है, तो 3 प्लस ए बराबर मुझे क्या चाहिए, या तो 21 चाहिए या ऐसी कोई संख्या चाहिए कि जिसका अंतर करने पर मुझे 11 मिले, 0 मिले, या फिर 11 से डिवाइडेड वाली संख्या मिले। तो क्या करूंगा, इसको क्या ले सकता हूं, इसको मैं 3 + 2a, यानी a की वैल्यू रख के क्या आना चाहिए, मुझे 21 आना चाहिए। नॉर्मली 0 पे ही आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है 4 दे रखा है, सी में क्या दे रखा है आपको 6 दे रखा है, और डी में आपको 9 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से वेरीफाई करेंगे कि देखो अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूं तो 2 एकम 2 और 3 और 2 5, 21 के बराबर नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा।
बी को लेंगे तो 4, एक ये 4 लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 हो रहा है, लेकिन 11 और 21 का अंतर कितना 10 आया, तो ये भी बात नहीं बन रही, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे कि 6, एक ये 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 और 21 का अंतर तो कितना है 6 आया, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऑटोमेटिक सही हो जाए, लेकिन फिर भी वेरीफाई करेंगे हम कि 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 9 दूनी 18, 18 3 21, ठीक है, तो बराबर 21, तो जो 21 है और ये जो 21 है, इनके पदों का अंतर इनका अंतर कितना है 0 है, तो वह संख्या क्या हमारी 11 से डिवाइड होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें आपका 9 आंसर सही रहेगा। ठीक, एक स्थान पर क्या आएगा 9 आएगा। आगे देखो, इस क्वेश्चन को बेटा 90 के 99% बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप नहीं है भरोसा तो लगा के देख लो, और इसमें क्या मिस्टेक होने वाली है आप लोगों से वो भी सीख लेना, कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गए तो गारंटी है आप सही करके आ जाओ, सही मतलब गलती जरूर करके आओ, और साथ साथ जो क्वेश्चन तो कटेगा साथ में नेगेटिव भी लेके डूबेगा इस तरह क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5834 gives a number accidentally divisible by each of 20, 28, 30 and 35, ठीक 32 and 35। बोला गया कि वह अधिकतम संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर परिणाम प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ऐसे सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है बेटा, आने वाली जो 2010 में आया है और आने वाली परीक्षाओं में यूपी पुलिस में भी आ सकता है, एसएसजीडी में भी आ सकता है, एमटीएस में भी आ सकता है, जहां मन करे वहां आ सकता है, क्योंकि ये आज से लगभग 13 साल पुराना क्वेश्चन है। तो आने वाली जो समय है वो ये 10th लेवल की जो भर्ती है उनकी लेवल का क्वेश्चन बन चुका है। तो देखो बेटा क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20, 28, 32 और 35 का क्या एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 28, 35 सॉरी 32 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से किया मैंने 10 बार, 2 से किया 14, 2 से किया इसको 16, भाई 35 का 35 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर करेंगे हम 2 से करेंगे इसको 5 बार गया, ये 7 बार गया, ये 8 बार गया और ये 35। अब देखो बेटा 2 से तो कोई और संख्या जा नहीं रही है, हमें क्या कॉन्सेप्ट क्या सीखना, हमें समय बचाना है, पेपर में समय बचाना ना, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे देखो 2 से ये नहीं जा रही, ये नहीं जा रही, सिर्फ ये जा रही है और ये 35 है, तो लास्ट में क्या सॉरी तो क्या हो जाएगा हमारा कि इसको हम सीधे सीधे 8 ले लो। ठीक है, तो बेटा 5 का 5 हो गया, 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये बेटा ऐसी कंडीशन कब करेंगे जब 2 के अलावा या इस संख्या के अलावा, इस संख्या से जो भी संख्या इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इनसे कोई और डिवाइड ना हो रही हो, जब करेंगे ये कंडीशन। ठीक है, अगर करें 5 से करेंगे इसको, 5 1 5 7, ये 1, ये फिर 7 हो गया, फिर 7 से किया पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 अट्ठे 560, 560 दूनी 1120, इनका जो एलसीएम है 1120 आया, 1120 आया, यानी जो 1120 जो संख्या है वो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, चारों संख्या से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि 5834 में से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाएं, उसने छोटी से छोटी संख्या नहीं पूछी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाएं जिससे ये संख्या क्या पूरी डिवाइड हो जाए, बची प्राप्त संख्या हमारी क्या हो इससे डिवाइड हो पूरी। तो हम क्या करेंगे, जब बड़ी से बड़ी पूछे तो हम क्या इसी को माइनस कर देंगे, तो 1120 को मैं माइनस करूंगा तो 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 5 से गया 4, यानी 4714 को मैं माइनस करूंगा 5834 में से, तो क्या होगा हमारे 1120 में से 1120 में हमारा क्या इन चारों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो संख्या सही होगी मानी। अब ऐसा क्यों किया, इसमें मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि 1120 से इसमें भाग दूं, जो शेष पर बचे उसको मैं करूं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है, यानी कहने का मतलब क्या है, इस वाली संख्या में से इससे कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो मैं इसे घटा के मैं इसका जो पूर्णांक जो विभाजित वाली संख्या वो ला सकूं, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं। ठीक है, बात आई समझ। अगर बोलता छोटी से छोटी संख्या बताओ तो हम 1120 का इसमें भाग देते और जो भी शेष फल होता है उसमें घटा के 54834 में से, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड मास का सवाल आ चुका आपके सामने। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व बताओ भाई, चीजें आपके सामने हैं, बस तरीके नए नए होने वाले हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा फॉर्मेट इसका और मजा आ जाएगा इसको करने में। ठीक है, तो बोला क्या है, इसमें डिवाइड ज्यादा है, कोई बात नहीं, तो 1 डिवाइड कितना है, बड़ा ब्रैकेट 1
देखो भाई हम क्या करेंगे इसको, ये सवाल हो गया। अब पहले क्या करना, ब्रैकेट हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करना होगा। देखिए भाई हम क्या करेंगे इसको, पहले हम क्या है, देखो बोर्ड मास का रूल फॉलो हो रहा है, और बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है। ब्रैकेट के भी अंदर क्या है हमारा डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस और डिवाइड में से डिवाइड को हम सोल्व करेंगे। तो 1/2 है यहाँ पे, तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 लिख सकते हैं इसको। और प्लस एक ये है, तो ऐसे 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 3/2 आ गई। अब 1/3/2, 1/3/2 है, तो हम क्या करेंगे इसको, 1/3/2 हम क्या करेंगे कि 1 यानी इंटू लगा के इसका भाग, मतलब भाग का चिन्ह चेंज किया, तो ये वाली संख्या जो हमारी पलट जाएंगी, तो 2/3 हो जाएगा हमारा। तो 2 एकम 2 और ये 2/3, यानी 2/3 बन गया यहां तक। अब +1, तो 1 + के 2/3 करेंगे हम इसको। भाई यहां तक 2/3 की वैल्यू आ चुकी है हमारी, तो 2 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3 हो गया हमारा। यहां तक 5/3 हो गया, यानी मझला कोष्टक तक हमारा 5/3 हो गया। अब आगे फिर से डिवाइड लगा हुआ है और 1 है, तो 1 मैंने भाग का चिन्ह चेंज किया, तो सीधे हाथ वाली संख्या चेंज हो जाएंगी, यानी 5/3 किया पर 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो गया। तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, यानी 3/5 यहाँ पे हमें मिल गया, 3/5 मिल गया हमें। ठीक है भाई, अब +1 लगा हुआ, तो +1 लगा दो, +1 यहाँ पे ये वाला +1 आ गया। 5 एकम 5 और 3 8, यानी 8/5 हो गया, 8/5 हो गया। अब ये पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है, यहाँ पे बचा 1/1/, इसकी वैल्यू, पूरी की वैल्यू क्या निकल गई, 8/5, 8/5 हो गया हमारा। अब हमें भाग के चिन्ह को चेंज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 × 5/8 हो गया हमारा। तो 5 एकम 5, यानी 5/8, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14 + के 6√5। बहुत ही शानदार सवाल है, जानदार भी है। ठीक है, अब ना पे अच्छी वैल्यूबल रखने वाला सवाल है, और सीजीएल 2011 में आया हुआ सवाल है, तो कह सकते हैं कि हाँ दम रही होगी इसमें, लेकिन आज के टाइम में इसमें कोई दम नहीं है। आज के टाइम में ये अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर भी आने की अपनी वैल्यू रखता ही है। ठीक है, अपने आप में अपने समय में वैल्यू रहेगी इसकी, आज के समय कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो हमें क्या होता है ना, 14 + के 6√5 की हमें क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बोलो, आप बोलो, लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बस ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि मैं इसको इसको क्या लिख लू, 14 को मैं क्या लिखूं, 9 + के 5 लिख लू, 9 + 5 = 14 ही हो जाएगा। प्लस के मैं इसको 2 × 3 और √5 लिख लू, कोई दिक्कत, यहाँ पे रूट लगा लो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको 9 + के 5 + के, अब मैं क्या, इस 3 को मैं अंदर भेजता हूं रूट में, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं रूट के अंदर भेजू तो 9 बन जाएगा ना। तो 2 × 5 × 9 हो जाएगा हमारा ये। इसके ऊपर भी क्या रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी क्या रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसको कि 9 + के 5 + के 2 × √9 और √5 लिख लू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। अब यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि ये क्या है, हमारा एक कंडीशन बन रही है कि a² + b² + 2ab बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 √9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया हमारा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ गया हमारा, प्लस के 2ab हमारा यहाँ पे है, तो ये किसकी वैल्यू बन गई, a + b की। तो a + b की हमारा 9 और ये √9 प्लस के √5 है हमारा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या रूट लगा हुआ है, सर ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसकी देखो पावर 2 है, ऊपर रूट लगा हुआ, तो रूट पावर से रूट खत्म हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, √9 + के √5। या ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, √5 + के √9। तो ऑप्शन मैच करो कौन सा सही आ रहा है इसमें, ऑप्शन तो कोई नहीं आ रहा है इसमें भाई।
ऑप्शन को नहीं आ रहा, लेकिन भाई इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि √9 है ना, √9 को हम क्या लिखेंगे, √9 को हम क्या 3 लिख सकते हैं, 3 प्लस के √5, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन देखो भाई 3 प्लस के √5 ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी बी में मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी में मिल चुका है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल है। तो बोला द वैल्यू ऑफ 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2 n प्लस के 1 अपॉन में 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करें और मजा आ जाएगा। अगर जिसने कर लिया उसका ये मान लो सिलेक्शन पक्का है। अगर ये सवाल जिसने कर लिया मान लो सिलेक्शन पक्का है, बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके सेक्शन मतलब आंसर जरूर बताना इस चीज का। ठीक है, आंसर जरूर बताना है कि कैसे इसको आपने सॉल्व किया है, क्या इसका आंसर आ रहा है, क्या रियलिटी में आपने बिना देखे सॉल्व किया है, तो जरूर बताएं। ठीक है, चलो भाई तो देखो हम क्या करेंगे, इसको 243 की पावर क्या दे रखा है, 243 की पावर n/5 दे रखा है, n/5 इंटू 3 की पावर 2n-1 दे रखी है, अपॉन में क्या दे रखा है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। ठीक है भाई, अब मैं इसको खोलता हूं तो 243 को क्या लिख सकता हूं मैं, कि 243 को लिख सकता हूं मैं, 243 को 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 5, 3 की घात 5 बराबर क्या है 243 लिख सकते हैं। अब इनटू पावर क्या है n/5, तो n/5 ये हो गया हमारा, इनटू 3 की पावर 2 n-1 अपॉन इसको 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2 इंटू n, तो n है ये हमारा, और इंटू 3 की पावर n-1। ठीक है भाई, आया 5 से 5 खत्म हुआ, अब तो कुछ खत्म हो नहीं रहा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि 3 की पावर n तो यहाँ बचा हमारा, और इंटू 3 की पावर 2n-1 अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n भाई 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। बात आई यहाँ तक समझ में, यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया होगा तो सवाल आगे होगा ही नहीं आप पे, अगर यहाँ से आगे आपने कर लिया तो आंसर आ भी जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो गुणा में घात क्या जुड़ जाती हैं, गुणा में घात क्या जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो गुणा में घात जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी हमारी, तो देखो 3 अब देखो n प्लस का ये है प्लस का ये है, तो 3n-1 ये हो गया हमारा, अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस का क्यों प्लस का, ये प्लस का चल रहा बेटा, प्लस का चल रहा। ठीक है, प्लस अब देखो 2n प्लस का है और n प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n-1। अब बेटा भाग में जो, अब ये भाग में तो है, भाग में घाता क्या घट जाती है, भाग में घाता क्या घट जाती है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 की पावर 3n+1 और माइनस के 3n+-1। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मुझे इन दोनों को सोल्व करना है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको कि 3n+1 माइनस 3n+1 एंड 3n+1 माइनस प्लस माइनस हो गया 3n माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3n से 3n खत्म हो गया, तो +1 और +1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 2 बराबर 9, ऑप्शन नंबर क्या है सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये जो क्लास है बेटा यूपी पुलिस के लिए तो वरदान समझ लेना, यूपी पुलिस के लिए क्या वरदान समझ लेना, यूपी पुलिस और SSGD के लिए तो वरदान है ये क्लास। ठीक है, आगे देखो क्या रहेगा कि n संख्याओं को औसत x है, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए तो नया औसत x-8 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना बेटा, वो वाली x नहीं है तो जो तुम समझ रहे हो कहीं x का मतलब खो जाओ x के चक्कर में, तो ये वो वाली x नहीं, ये वाली x है सवाल वाली। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसको, n संख्याओं को औसत x है, तो n संख्याओं का औसत क्या है x है, तो कुल योगफल कितना हो जाएगा n इंटू एक्स हो जाएगा, nx हो जाएगा, nx हो गया। अब ये कह रहा है दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें,
तो टोटल जो वैल्यू है इसकी, जो योगफल है, योगफल इसमें से कुल कितना कम होगा, 36 और 36 72 कम हो गया। तो क्या करूंगा मैं, एन एक्स माइनस के 72, एन एक्स माइनस के 72, ठीक है 72। अब इनका औसत क्या है, यानी पदों की संख्या कितनी है, एन है। तो अब इनका औसत मैंने निकाला, तो औसत क्या हो जाता है, औसत क्या हो जाता है कि एक्स माइनस के 8 हो जाता है, एक्स माइनस के 8 हो जाता है। ठीक है, बात आई समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर समझ लो कि एन पदों का औसत एक्स है, तो पदों का योगफल कितना हो गया, एन एक्स हो गया। अब मैंने दो संख्याओं में से 36 36 घटा दिया, तो पूरे योगफल में से क्या फर्क पड़ेगा कि 36 36 जब दो संख्याओं से घट रहा है तो 72 घटेगा। तो योगफल में से मैंने 72 घटाया और मुझे फिर से औसत निकाला मैंने, तो पद कितने, एन ही है। तो अब जो औसत है कितना, एक्स माइनस 8 है, तो इसके बराबर से लगा दिया। बेटा कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारा, एन एक्स, इसके नीचे एक लेके कैंची गुणा कर दो, ठीक है। तो एन एक्स माइनस के 72 बराबर एन एक्स, और कितना हो जाएगा ये हमारा, माइनस के एन 8, ठीक है भाई। एन एक्स से एन एक्स खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 8 9 72 हो गया। एन की वैल्यू कितनी है, 8 है, एन की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। तो एन का मान बताना हमें, एन की वैल्यू कितनी है। अरे इसमें पता नहीं किसका पूछा, का मान ज्ञात कीजिए, ऊपर देखते हैं। द एवरेज ऑफ एन नंबर इज एक्स, इफ 36 is subtract from each of any two numbers, then we get x minus 8 as the new average. Find the value of n. एन की वैल्यू पूछी है इसमें, बेटा एन की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अगर एक्स भी पूछता तो एक्स की हम यहीं से इसको वेरीफाई करके रख सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 है और सी बी अनुपात सी कितना है, 4:5 है। तो हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपात हमें बताना क्या रहेगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे लिखेंगे। अब क्या बोला, ए अनुपात बी कितना है, 3:2 है, 3:2 है, और बी अनुपात सी कितना है, 4:5 है। तो 4:5, बी के नीचे बी और सी के नीचे सी। अब इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। समझ में नहीं आता तो ऐसा करो कि जैसे ये 4 है ना, 4 के बगल में अनुपात लगाओ और इसके बगल में जो संख्या, जो जगह खाली है उस पर 4 का कब्जा कर दो, ठीक है। जिसके बगल में जो जगह खाली हो उसी का कब्जा करा दो। तो जैसे 2 के बाद में क्या है, मैं 2 का कब्जा करा देता हूँ, 2 हो गया, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो 4 × 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 2 पंजे 10। इसका अगर कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। अब यानी ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी हमें बताना है। तो ए कितना हमारे पास बेटा 6 है और बी कितना 4 है। तो 6 और 4 10 अनुपात बी कितना है 4 है और सी कितना है 5 है। तो 4 प्लस 5 कितना 9 हो गया। तो 10:9। संख्या कहीं घट रही है, नहीं घट रही है आप बोलोगे तो क्या आंसर क्या है, 10:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो अगला है, आगे क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि ए बी तथा सी ने कि एक व्यवसाय में कुल 50,000 रुपए की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए हो तो 35,000 के कुल लाभ में से ए का लाभांश बताइए, यानी ए का हिस्सा बताना हमें। तब सबसे पहले पता क्या करना होगा कि ए बी सी ने अपनी सेपरेट पूंजी कितनी कितनी लगाई है। अब समय तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है, वर्ष के अंत में दे रखा होगा, कोई समय नहीं है, यानी बराबर समय के लिए लगी, चाहे 1 महीने के लिए लगी हो, चाहे 6 महीने के लिए लगी है उस पर लगी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो पहले लिखेंगे कि ए, ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है, ए बी और सी, ये हो गया हमारा ए बी सी। कुल मिला के लगे कितने, 50,000। कुल मिला के कितने लगे, 50,000, ध्यान रखना, कुल मिला के 50,000 पूंजी लगी है। अब बी ने जो है, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए और बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। तो सी ने लगाए हैं, मान चलो x रुपए लगाए, तो बी ने क्या है, सी से 5,000 अधिक लगाए, तो x प्लस के 5,000 हो जाएगा भाई। इतने तो होगा, जितने सी ने लगाए उससे 5,000 अधिक इसने लगा दिए। अब जितने बी ने लगाए हैं उससे 4,000 अधिक ए ने लगाए हैं, जितने बी ने लगाए हैं उससे 4,000 अधिक क्या है, ए ने लगाए हैं। तो इसमें 4,000 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5,000 प्लस 4,000, तो x प्लस 9,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x प्लस 9,000 हो जाएगा। अब इन तीनों की जो वैल्यू है कितनी, 50,000, तीनों की वैल्यू कितनी है, 50,000 है, 50,000 है। तो बेटा क्या करेंगे इसको, x यानी 3x प्लस के 9 और 5 14,000 हो गया।
बराबर 85। ठीक है, 85। तो 3x बराबर कितना हो गया, 14 को जब इसमें इधर लेके जाओ माइनस हो जाए तो 50 में से 14 36 यानी 36,000, और x से 3 से काटे इसको 12 से 36 यानी 12,000। यानी x की वैल्यू कितनी है, 12,000 है। x की वैल्यू कितनी है, 12,000। तो यहाँ देखेंगे a b और c, a b c ने लगाए हैं 12,000, c ने लगाए 12,000, c ने 12,000 लगाए, और b ने क्या इससे 5,000 अधिक लगाए, b ने क्या किया इससे 5,000 अधिक यानी 17,000, 12,000 से 17,000 लगाए, और ए ने क्या इससे 4,000 अधिक लगाया यानी 4,000 अधिक लगाया यानी 21,000। 17,000 प्लस 4,000 करो 21,000 हो गया। ठीक है भाई, इसका ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इनका अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे, अनुपात निकालने की। बेटा 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गई हमारी। अब क्या कुछ कट नहीं रहा, कुछ नहीं कट रहा ना हमारा, कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, 21 और देखो 2 7 और 2 9 9 और 1 10, 10 की जीरो आगे लगी 1 और 1 लगा ना। ठीक है, 2 और 2 4 और 2 3 2 5 यानी 50 हो गया, पूरा पूरा 50 हो रहा है। तो 21 12 33 33 और 70 50। ठीक है, 50 हो गया। अब ये कहता हूँ इनका अनुपात योग कितना, 50 है। अब पूछा किसका, ए का पूछा है, तो ए का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा कितना है, ए की वैल्यू अनुपात कितना 21 है, अपोन में अनुपात योग कितना 50 है, इंटू कुल लाभ कितना है, कुल लाभ आपका 35,000, कुल लाभ कितना 35,000 है, 35,000 लाभ कुल हमारा। जीरो जीरो गई हमारी, 5 7 35 यानी 700 हो गया। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी 14,700 इसके क्या ए का हिस्सा हो गया। 14,700 क्या होगा, ए का हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है। बताओ भाई, बहुत ही आसान सवाल है। जुकाम पीछा नहीं छोड़ रहा। देखो भाई, मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब दो संख्या दे रखी हो, परसेंट का कुछ घुमा फिरा के पूछ रहा है वो, तो जिसके पीछे का या से लगा उसको पकड़ लो ढंग से। उसको पकड़ने के बाद क्या करो, उसको नीचे लिटा दो, उसमें दे मुक्के कर डालो उसमें। तो करना क्या है कि जैसे 0.1 का, तो 0.1 का ऐसे लिख लिया मैंने, ऊपर में क्या कर दिया, दूसरी संख्या ऊपर लिख दो 0.001, सॉरी 0.0, ठीक है, और इंटू 100 लगा दो। पॉइंट के बाद में क्या है, 2 नंबर है, पॉइंट का दोनों पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गई नीचे, और पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ गई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई हमारी। अब 1 से 1 खत्म हुआ, क्या बचा 10 बचा, यानी 10% लगा दी ना मुक्के पे मुक्के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपए है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपए है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब उसके लिए 2 तरीके, या तो आप उसको कैलकुलेशन से यानी क्रय मूल्य से 20% निकाल के उसमें ऐड कर दो, यानी संख्या को संख्या से ऐड करो, या परसेंटेज को परसेंटेज से ऐड करो। तो मैं दोनों तरीके बता देता हूं आपको, जो इजी लगे वो वही कंसेप्ट आप अपना लेना। कैसे मैं करूँ, 150 रुपए का सीपी है, सीपी कितना 150 रुपए का है, प्रॉफिट चाहिए मुझे, प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे, 20% चाहिए। तो 150 का 20% निकालेंगे, तो 150 का 20% निकालेंगे तो अपन 100 करेंगे, तो 0 0 खत्म हो गया, 15 दिन 30, यानी 30 का इसका प्रॉफिट चाहिए मुझे। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, बेटा 150 खरीदिए, 30 का फायदा चाहिए, तो 150 प्लस के 30 बराबर 180। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि 100% तो सीपी होता ही खुद, प्लस 20% क्या चाहिए उसे, लाभ चाहिए, यानी 120% बिकनी चाहिए हमारी वस्तु। तो क्या करेंगे, 150 का 120% निकालेंगे, तो अपॉन में 100 करेंगे, 0 0 खत्म हुई, और 12 पंजे 60, हाथ से लगी 6, 12 एकम 12 6 18, ये हो गया। ठीक है, 180। जैसे मन करे वैसे कर लेना, जैसे मन करे वैसे कर लेना, मतलब समय बचना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, आगे देखो, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य 30 रुपए कमी हो जाती है, 30 रुपए कमी हो जाती है। तो खिलौने का नया मूल्य, नया विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना एक कोई अनपढ़ गुमार को पकड़ लो, वो सीधा सीधा कर देगा। इसको करने के लिए थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे ना, तो बिना कॉपी पेन के सवाल हो जाएगा। समझने वाली बात कह दो, पहले मैं बिना कॉपी पेन के समझा रहा हूँ, फिर वो सारी चीज मैं करूंगा, बोर्ड पे करूंगा। कि बोला गया कि 60% छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य 30 रुपए कमी हो जाती है, यानी उधर परसेंट में 60 की कमी हुई, इधर रुपए में 30 की कमी हो गई। यानी क्या कह रहा है कि
क्या कह रहा है ये कि 1% के बराबर यानी क्या आधा रुपया, यानी 2% के बराबर 1 रुपया, यानी 1% के बराबर आधा रुपया। समझ रहे बात को? यानी जितना परसेंट होगा उतना आधा रुपया कम हो रहा है, यानी जितना परसेंट होगा उतना आधा रुपया है, उसका आधा रुपया है। जैसे अगर 50% है तो 25 रुपए, 80% है तो 40 रुपए। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि 60% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 30 रुपए की कमी आती है। अब वस्तु कितने परसेंट की बिक रही है? 40% की बिक रही है। कितनी बिक रही है? 40% की बिक रही है। तो 40% की बिक रही है तो कितने रुपए में बिक रही है? आधा चल रहा है ना, यहाँ पे रेशियो क्या चल रहा है? आधा चल रहा है, तो 40% बिक रही है, यानी यहाँ पे क्या आपकी 20 रुपए बिक रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतना सा कंसेप्ट था, तो इसको समझ लो। इसको अब क्या समझोगे कि 60% की छूट है ना, कोई वस्तु एक कॉलोनी अंकित मूल्य पर 60% छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य में कितना 30 रुपए कमी आ जाती है। तो कॉलोनी का नया विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो जब 60% छूट दी जा रही है, 60% की वैल्यू छूट दी जा रही है, 60% की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो अब 60% छूट दे दी तो विक्रय मूल्य कितने का? 40% का होगा। तो 40 की वैल्यू कितनी? 30 दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले करो, 30 × 40 बटे 60, 60 दूनी 30 दूनी 60 और 2 से काट इसको। वही चीज है बेटा, वही चीज है, घुमा फिरा करते रहो, ठीक है। टाइम लगाओ, ज्यादा लगाते रहो, लेकिन जो चीजें एक बार में सटीक समझ में आ रही है, सटीक जा रही है, जाने दो और लेते रहो, देते रहो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित भाव की दाल को 30 किलोग्राम की दाल के साथ 2:3 में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 24 किलोग्राम हो तो पहले प्रकार की दाल का भाव क्या है? बेटा अब दुकानदारी भी करनी पड़ेगी पूरी, है ना। नौकरी करोगे SSC-GD की, यूपी पुलिस की, है ना, बंदूक लेके खड़ा होना है, या फिर आपको कहीं भी सीमा पे SSC में लगे तो कहीं किसी राज्य सीमा पे या किसी अर्धसैनिक बल में, या फिर कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। अब यूपी पुलिस का हुआ तो कोई थाना मिल जाएगा, या कोई आपको यूपी वो 112 मिल जाएगी, कोई भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब इनका क्या करना है? दुकानदारी थोड़ी कराएंगे, क्वेश्चन ऐसे बना रहे हैं। चलो कोई नहीं, हमारा काम करना, आपको करवाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक निश्चित भाव की दाल को 30 किलो, यानी 2 दाल है, एक तो ये है और एक 30 रुपए किलो वाली है, एक ये है, एक 30 रुपए किलो वाली है। इसको मैंने मिलाया, इसको भी मैंने मिलाया, मैंने मिलाया 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में मिलाया, ठीक है। तो समझना इस चीज को, बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, बस तगड़ा है लेकिन छोटा सा ही है। देखो क्या करेंगे, ये मेरी कोई भी मान लो, ये मेरी एक्स है, मतलब मेरी एक्स नहीं, सिर्फ वो एक्स है, ये दाल एक्स है, ठीक है। X रुपए किलो वाली है, X रुपए किलो वाली है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये 30 रुपए किलोग्राम वाली है, 30 रुपए किलोग्राम वाली है, ठीक है भाई। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो है इनका जो अनुपात है वो क्या 2:3 में, 2:3 में। मैं मान लेता हूं कि मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं इसको मैंने 2 किलो मिलाया, इसको मैंने 3 किलो मिलाया। समझ रहे बात को, झंझट खत्म करो, यहाँ पे भी एक्स मानो, यहाँ पे भी एक्स माना, कितनी एक्स को साथ लेके चलोगे भाई, ठीक है। प्रेजेंट का तो काम रहेगा ना। तो क्या रहेगा हमारा कि 2 और 3, यानी मैंने इसको 2 किलो मिलाया, इसको 3 किलो मिलाया, तो टोटल मिलके कितना हुआ? 5 किलो की दाल का मिश्रण बन गया। कितने का? 5 किलो की दाल का मिश्रण बन गया। अब ये जो दाल है कितना 25 रुपए किलो, सॉरी 24 रुपए किलो बिकेगी, तो कुल कितने रुपए की बिकेगी? तो 24 पंजे 120, यानी 120 रुपए की बिकेगी। समझना बात को। अब यहीं पर पूरा खेल यही है, पूरा खेल यहीं पे है कि 2 किलो इसको मिलाया, 3 किलो इसको मिलाया, अब दोनों को मिला के दाल बन गई, मिश्रण जो बना 5 किलो का बन गया। अब 5 किलो दाल बेची जा रही है 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी 120 की बिक गई। आप समझना इस चीज को कि 30 रुपए किलो की दाल मैंने 3 किलो मिलाई, तो इसकी कीमत कितनी आई भाई? 3 किलो मिलाई तो 30 या 90, यानी 90 रुपए की तो ये दाल हो गई, 90 रुपए की ये दाल हो गई। 120 की बिक रही है पूरी, तो क्या 30 रुपए की बची ना, 30 रुपए की बची, 30 रुपए इस वाली दाल के बचे, एक्स वाली दाल के बचे 30 रुपए, है ना। एक्स वाली दाल के 30 रुपए बचे, और दाल कितनी? 2 किलो, 2 किलो दाल का मूल्य 30 रुपए है। 2 किलो दाल का मूल्य कितना है? 30 रुपए है। तो बेटा 1 किलो दाल का मूल्य कितना हो जाएगा? 30/2 लिख दो, तो 2 से काटो 15 रुपए प्रति किलो, है ना। छोटा सा सवाल, बात बड़ी बड़ी करता है ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि यदि A तथा B मिलकर किसी काम को 15 दिन में तथा B अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? A B मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। A B मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, और B इस काम को अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बेटा ऐसे सवाल करने के लिए क्या करना होगा कि A B
ए प्लस बी, ठीक है। हम कहते हो क्या करें, ये हो गया ना, इसको तो थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं कि ए, यहाँ लिख लो ए दिख रहा है ना, ठीक है, ए प्लस बी, और जो भी दे रखा हो, जो भी दे रखा हो, ए दे रखा हो या बी दे रखा हो, तो क्या दे रखा है, हमें बी दे रखा है, अपॉन में ए बी, ए प्लस बी, और डिफरेंस में जो भी दे रखा बी दे रखा ना, तो ठीक है। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की क्या 15 है, भाई ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, इंटू बी अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अब ऐसे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 15 है, डिफरेंस में 20, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 20 बटे 15 और 20 का अंतर 5, और 5 चौक 20 और 4 15 चौका 60, यानी 60 दिन में करेगा जो भी जो बच रहा है। जो ए जो कितने दिन में करेगा, वो 60 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बातें समझ यहाँ तो हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसका दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका कैसे होगा, दूसरा तरीका ये देखो, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, सिर्फ 15 दिन में, और बी कर रहा है अकेला उसे 20 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा कितना आएगा, 60 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना, 60 आ गया। 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता देखो, इन दोनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी की कितनी, 4 है, और बी की अकेली कितनी, 3 है। यानी अगर मैं ए प्लस बी में से बी को माइनस करता हूँ, ए प्लस बी में से बी को माइनस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बी ए बचेगा, और 4 माइनस 3 करता हूँ तो 1 बचेगा। यानी ए की क्षमता, कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कहने का मतलब ए जो है एक दिन में 1 लड्डू खाता है, और 60 लड्डू खिलाने हैं, तो कितने दिन में खाएगा, आप बड़ो सीधे सीधे 60 दिन में खाएगा। तो लो जी, 60 दिन में खिला देना, 2 महीने कोर्स हो जाएगा उसका पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन बोला कि 2 पाइप ए तथा बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 60 तथा 75 मिनट में भर सकते हैं। हौज की तली में एक तीसरा निकास पाइप सी भी लगा हुआ है। ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो हौज में भरने में 50 मिनट का समय लगता है। तब तीसरा निकास पाइप अकेला इस हौज को कितने समय में खाली कर सकता है। दोबारा पढ़ेंगे, ए तथा बी किसी हौज को अलग अलग 60 तथा 75 मिनट में भर सकते हैं। हौज की तली में एक तीसरा निकास पाइप सी लगा हुआ है, ठीक है। ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो हौज को भरने में 50 मिनट का समय लगता है। तब तीसरा निकास पाइप अकेले उस हौज को कितने समय में खाली कर देगा। चलो कोई नहीं, तो देखो यहाँ पे हमें सी की कार्य क्षमता पूछे, सी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके दिनों की संख्या पूछी। तो हम इसको क्या करेंगे कि ए जो कर रहा है, ए कर रहा है कितने समय में, 60 घंटे में, सॉरी 60 मिनट में, और बी कर रहा है उसे 75 मिनट में। और ए प्लस बी और माइनस के सी, यानी माइनस सी क्यों है, तो ये जो सी है हमारा जो चीजें खाली कर रहा है, नेगेटिव वाली चीज लेके आ रहा है, तो ये कितने देर में हो रहा है, ये कर रहा है इसको पूरा 50 मिनट में, 50 मिनट में। अब मैं इन तीनों का एलसीएम निकालने की कोशिश करूँ तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का देखो 60 75 50, यानी 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 60 का भाग 300 देंगे 5 आएगा, 75 का भाग 300 देंगे 4 आएगा, ठीक है 4 आ गया, 50 कर देंगे 6 आएगा, 6 आएगा। अब देखो समझना इस चीज को कि 6 आ गया ना। अब जो सी जो अकेला है, तो हौज में को भरने में 50 मिनट समय लगता है, ठीक है। और तीसरा निकास पाइप अकेला इस हौज को कितने समय में खाली कर देगा, कितने समय में खाली कर देगा। तो देखो भाई, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सी की क्षमता निकालनी होगी। क्या निकालनी, सी की क्षमता निकालनी होगी। देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5 4 9 है, 9 है। अब इसमें से 9 में से मैं क्या घटाऊं, सी को घटा दूं तो 6 आए। तो मैं 9 में से अगर मैं 6 को घटा दूं क्या 3 आएगा, यानी सी की जो क्षमता है 3 आ जाएगी। यानी सी जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली कर रही है 1 मिनट में, और 300 लीटर की टंकी है। तो इस टंकी को 300 लीटर पानी को कितने समय में खाली करेगी, तो 300 बटे 3 यानी 100 मिनट में ये खाली कर देगी, ठीक है। 100 मिनट में खाली कर देगी, और तो 100 मिनट में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने वाली एक टैक्सी को एक निश्चित दूरी की यात्रा करने के लिए 25 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली एक टैक्सी को एक निश्चित दूरी तय करने में 25 मिनट लगते हैं।
तो 20 मिनट में उतनी ही दूरी की यात्रा करने के लिए इसे अपनी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी वृद्धि करनी होगी। यानी उसकी जो चाल है, चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 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 है। अब उसे जो दूरी है वो समय जो कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, समय टी, समय लग रहा है 25 मिनट, 25 मिनट लग रहा है। अब उसी दूरी को मुझे क्या 20 मिनट में कवर करना है, 20 मिनट कवर करना है, तो मुझे उसकी जो चाल है वो कितनी बढ़ानी होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले क्या अगर 25 मिनट में वो कितनी दूरी चल रहा है ये तो निकालूंगा। पहले क्या करूंगा मैं इसको 40 इंटू दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 40 इंटू समय होता है, तो 40 इंटू 25, भाई मिनट का समय है तो इसलिए क्या मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 कर दूंगा मैं इसको। 0 0 खत्म हुई, 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो गया हमारा, यानी 25 दूनी 50, यानी 50 बटे 3 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब 50 बटे 3 किलोमीटर दूरी मुझे 20 मिनट में तय करनी है। तो अब मुझे चाल क्या रहने वाली है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो दूरी और ये समय, दूरी बटे जब हम समय करेंगे तो 50 बटे 3 अपॉन में 20 है, 20 मिनट है ये, 20 मिनट में, अब घंटे में चाल चलती है हमारी, तो बटे 60 लिख दो इसके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 या 60 और 3 से 3 खत्म हो गया तो 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। पहले कितनी थी 40 थी, अब कितनी वृद्धि करनी है, तो आप बोलो पहले 40 थी अब 50 होगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होगी, है ना। अगर आपसे ये सवाल यही पूछ सकता है अगर नई चाल कितनी होगी, तो नई चाल क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या इसमें 50 से टिक लगाने वाले होंगे तो ये आंसर क्या गलत हो जाएगा। आगे देखो अगला क्या बोला है कि दो समांतर रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर तथा 140 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में 77 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 67 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, तो वे एक दूसरे को पार करने के लिए कुल कितना समय लेंगी। बेटा जब कोई भी समान दिशा में चल रही हो या विपरीत दिशा में चल रही हो तो वहां पे हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ती है। तो सापेक्ष चाल क्या होती है, जब समान दिशा में जा रही हो कोई दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, कोई तोप क्यों ना जा रही हो, तो अगर समान दिशा में जा रही है तो क्या चाल का मतलब अंतर निकलेगा। अगर विपरीत दिशा में आ रही हो तो चाल का योग निकलेगा, ठीक है। तो विपरीत दिशा में आ रही है तो इनकी चाल का क्या है, योग निकलेगा। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 77 प्लस के 67, है ना। तो 7 7 14 से लगी 7 6 13 14, यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बेटा कुल दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेन के आपस में एक दूसरे को पार कर रही है ना, एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों की दूरी आपस में चल रही है, तो दोनों दूरी जुड़ जाएंगी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर कितना है 160 प्लस के 140 बराबर 300 मीटर हो गया। अब ये जो चाल ये चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा की, और 300 मीटर में क्या करना है, मुझे कवर कराना है, दिख नहीं रहा ना। 300 मीटर में मुझे कवर कराना है, ठीक है। 300 मीटर कवर करा, 300 मीटर को जो हमें कितनी समय में चलेगा ये बताना आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे बताओ भाई। अब इसको क्या करेंगे, इसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में लेके आएंगे, और मीटर प्रति सेकंड का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे हम, है ना। ऐसे तो करेंगे हम इसको, ऐसे तो करने वाले हैं। तो क्या करेंगे इसको हम बताओ बेटा, 5 बटे 18 या 18 बटे 5, सोचो 5 बटे 18 या 18 बटे 5। देखो 144 का हम क्या करेंगे, 144 का यहाँ से इस चाल को हम क्या करेंगे, इस चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटे में लेके आएंगे, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में लेके आएंगे, इनटू 5 बटे 18 करेंगे, और 18 144 और 8 5 40, यानी 40 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 40 मीटर चल रहा है। तो 300 मीटर कितनी देर में चलेगा, तो लगा दो भाई 300 बटे 40, 0 0 खत्म हुई हमारी, 4 से काटेंगे 7.5, 7 से 1 बटे 2, या ये 7 से 1 बटे 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो नाव और धारा, क्वेश्चन पढ़ो भाई। बोला कि एक नाव में, पढ़ो भाई पढ़ो जब तक।
एक नाव में 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाकर वापस आरंभिक बिंदु पर आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? बेटा इतना इजी क्वेश्चन और सीपीओ में देखने को मिल रहा है आपको ना। इसको क्या कर दो बेटा, इसको ना ऑप्शन बेस से लपेटेंगे। अगर मैं इसकी नाव की चाल, नाव और ये धारा, नाव और धारा समझ रहे इसको, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब नाव की चाल मुझे माननी है। आप समझो इस चीज को। और समय कितना? 3 घंटे। समय कितना है? 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे है। और दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? यहीं से पूरा कंसेप्ट निकलेगा, 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। अब देखो नाव की चाल अगर मैं क्या मान लू, 12, ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ, 12 मान लू, 12 मान लू, तो 12 के साथ में क्या होता है, जब धारा के साथ जाएगी तो 12 और 3 15, 15 की चाल चलेगी तो किलोमीटर 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर का क्या 3 घंटे सीन बनेगा? नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब तो ऑप्शन बी को देखते हैं कि नाव की चाल को अगर मैं 9 किलोमीटर प्रति घंटे ले रहा हूं, 9 किलोमीटर प्रति घंटे ले रहा हूं, तो क्या होगा हमारा? 9 और 3 12, यानी नाव की चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटे लेता हूं तो क्या होगा? अब धारा के साथ जब चलेगी तो चाल बनेगी पूरी, प्लस की चाल कितनी बनेगी? प्लस की चाल 12 बनेगी। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी? 12 करेगी। यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर कवर करेगी। अब मुझे यहां से वापस आना है, तो चाल क्या माइनस वाली बनेगी? चाल किसकी? माइनस वाली बनेगी। तो माइनस वाली चाल क्या बनेगी? धारा की चाल कटेगी। किससे? नाव की चाल में से। धारा की चाल कटेगी नाव की चाल में से, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 9 माइनस 3 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बनेगी। और मुझे वापस क्या 12 किलोमीटर आना है, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है, तो 12 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा? 2 घंटे में चलेगा, तो 2 आवर। तो टोटल जो समय लग रहा है कितना लग रहा है? 2 और 1 3 घंटे का समय लग रहा है और आने के लिए, और 12 किलोमीटर दूरी तय हो रही है आने जाने। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या? चुन्नू मुन्नू सा हो रहा है, इसको बड़ा कर। चलो भाई, बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय क्यों है इसकी? एक व्यक्ति अपनी 50,000 की धनराशि में से 8,000 को 5.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से और 24,000 को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह एक निश्चित दर पर उधार देता है ताकि उसे कुल वार्षिक ब्याज 3,680 प्राप्त हो सके। तो जिस वार्षिक दर पर शेष धनराशि उधार दी गई थी वह दर ज्ञात कीजिए। बहुत तगड़ा सवाल है ना, देखेंगे कितना तगड़ा सवाल है। तो पहले हम 2 चीजें नोट रखेंगे कि पहले पूंजी कितनी थी? पूंजी 50,000 थी। पूंजी कितनी थी? 50,000। ठीक है भाई, पूंजी 50,000 है। इसकी जो ब्याज मिला वो कितना है? ब्याज जो ऐसा ही है, ऐसा ही कितना है? 3680। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खेल होगा। जो पहली कंडीशन है वो 8,000 रुपए की है। 8,000 रुपए की है। कितना जो समय कितना है? समय आपका दर है आपका 5.5। तो 5.5 करोगे कितना? 5.5 लिख लो उसको, अपॉन 100 लगा लो। समय तो हमारा 1 वर्ष दे रखा, तो करेंगे इसको 0 से 0 कट के हमारी, फिर 0 लगा लो इसको, है ना। 8.40 हंस लगी 4, 8.40 44 पॉइंट के बाद एक का पॉइंट है तो एक का पॉइंट, यानी 440 हो गया। 440 इसकी बात होगी। दूसरी कंडीशन में कितना है? 26,000 24,000 है। 24,000, तो 24,000 रुपए उसने ब्याज पे दिए हैं। 24,000 ब्याज पे दिए कितने रुपए? 6% वार्षिक पे। 6% वार्षिक पे दिए, तो अपॉन में 100 करेंगे इसको, तो 0 0 खत्म हुई, 0 और 6 चौक 24 हंस लगी 2, 6 दिन 12 तो 14, यानी 1440। अब देखो शेष रुपए कितने हो गए? शेष रुपए कितने हैं हमारे पास? देखो 8,000 तो ये चले गए, 24,000 ये चले गए, तो 8 4 24 8 32, और कुल रुपए कितने? 50,000 थे। कुल रुपए कितने थे? 50,000 थे। 32,000 रुपए का ये खेल हो गया, तो शेष कितने बचे? 18,000 बचे। 18 बचे नहीं बचे? 18,000। अब देखो 1440 ये है, 440 ये है, तो कुल ब्याज मुझे कितना मिल चुका है? कुल ब्याज मुझे मिल चुका है कितना? 1880 का। 1880 का। इसको ऐसे कंफ्यूज हो गया, ऐसे यहाँ लिख लो 1880 प्लस करके 1880। ठीक है भाई, 1880 हो गया। मुझे ब्याज कितना मिलना चाहिए? टोटल 3680 का। 3680 का ब्याज मिलना चाहिए। तो अब ब्याज मुझे कितना और चाहिए? कितना और ब्याज चाहिए? तो आप कहोगे कि 3680, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, 3680 माइनस के 1880 बराबर कितना? 80 से 80 0 हो गया, और 36 और 18 1800। मुझे ब्याज जो 1800 चाहिए, कितने रुपए पर? 18,000 पर। जो शेष जो राशि बच रही इस पर, तो बेटा 18,000 इंटू
इंटू आर मुझे पता नहीं है, आर मुझे बताना अपन 100 बराबर 1800। बेटा 2 जीरो को हमारी 18 180 से जाएगा 10 बार, तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 10%, आर बराबर 10% हो जाएगा। आर बराबर 10% ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में है कहीं आर बराबर 10%, ऑप्शन नंबर क्या सी में है, ऑप्शन नंबर क्या सी में है। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। रोहित एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष में 1587 रुपए तथा दूसरे वर्ष में 1380 रुपए का ब्याज प्राप्त करता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, पी निकालेंगे ना, फिर टी, और ये पता नहीं 2 साल का अंतर 3 साल का अंतर ऐसे करते चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। क्या करेंगे हम इसको, हमारी जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहती है कि पहले ब्याज पे ब्याज चलती है। क्या चलती है, ब्याज पे ब्याज चलती है ना। तो ब्याज पे यानी पहले 2 साल की ब्याज होगी, जो 2 साल की ब्याज इकट्ठी हो चुकी है फिर उस पर ब्याज चलेगी, फिर 3 साल की ब्याज इकट्ठी हो जाएगी, फिर 3 साल का जब टोटल करेंगे उसके बाद फिर 14 साल पे ब्याज चढ़ेगी ना, ऐसे होगा। तो हम क्या करेंगे 1587 में से क्या करेंगे, पहली साल की ब्याज माइनस करेंगे, 380 करेंगे, अपॉन में 380 पे तो चल रहा है और इंटू 100 कर देंगे इसको। तो ये 7 में 0 गए 7, 8 से 8 गए 0, 5 में से 3 क्या 2, ये हो गया। ठीक है, अपॉन में 1380 इंटू 100, 0 0 खत्म हुई, 5 से काटेंगे इसको, सॉरी 2 से काटेंगे इसको, 2 छक्के 12 और 2 9 18, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 9 3 27 और 6 18 2 20, यानी ये कितना कट गया 3 बार, और 3 पंजे 15। इसका जो दर है वो कितना है 15% है। कितना दर, क्या है 15% दर। ठीक है, कितना 15%। चलो ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अंतिम सवाल, यहाँ तक आ चुके हो तो बेटा बहुत सीरियस हो आप इस क्लास के लिए, और नहीं हो तो बेटा फिर तो कोई बात ही नहीं है। बोला यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा का 150% की वृद्धि की जाती है तो अब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बेटा इस तरह के मैं आपको 1-2 सवाल और करा चुका हूँ, तो इसको आसानी से कर सकते हो, नहीं भी कर सकते तो करके देख लो। बेटा 150% बढ़ा रहा है, 150% बढ़ा तो क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा दोनों साइड से बढ़ती है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एक स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे 150 प्लस के 150 इंटू 150 बटे 100, ये कितना 300 हो गया, 300 एक 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 एक। ठीक है, तो 15 इंटू 15 225 प्लस के 225 बराबर 300 और 200 500 और ये 25 525% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर आंसर यहाँ पे हमारा माइनस में आता तो आंसर क्या चीज है कि हमारी माइनस में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आज का सेशन समाप्त हुआ। और क्लास कैसी लगी, क्लास के लिए कोई भी और एडवाइस वगैरह जो भी कुछ आपके सामने वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और सारा कुछ जो भी है आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली सुबह 8 बजे। ठीक है, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो मैं आपको नोट कराता हूँ या कुछ चीजें बताता हूँ आप साथ साथ नोट करते चलें। ठीक है, तो जो एग्जाम में काफी आपकी हेल्प करने वाली है, इस चीज को आप थोड़ा सीरियसली लें, मजाक में बिल्कुल लें, हल्के में बिल्कुल ना लें, बहुत अच्छे तरीके से करते रहें तो आप बेटा सिलेक्शन आपको पक्का है, मैथ आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।